हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 11 का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। अभी सारे बच्चे जो है क्लास 10th का एग्जाम देकर आए हैं, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा परसेंटेज लाया है तो कुछ लोग बहुत कम परसेंटेज लाए हैं। लेकिन कक्षा 10 और क्लास 11th में आप अगर सिलेबस के अनुसार देखें तो इसमें बहुत अंतर है। मतलब आप क्लास 10th की बायोलॉजी देखिए जिसमें आपको 2-3 चैप्टर मिलेंगे और यहाँ पे आपको 19-20 चैप्टर मिलेगा, वो भी बड़े बड़े। तो जमीन आसमान का अंतर है। तो क्लास जो 10th में रैंकर थे उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो कम नंबर पाए हैं वो भी उदास ना हो, उनको भी एक एक बारीक से हर एक चीज पढ़ाया जाएगा। वो भी हर एक चीज सीख सकते हैं अगर दृढ़ निश्चय कर लें तो। ठीक है। होता क्या है कि क्लास 10th में बच्चे जब पास आउट होते हैं तो कुछ मैथ की ओर जाते हैं, कुछ बायोलॉजी की ओर जाते हैं। तो जो बायोलॉजी की ओर जाते हैं वो कुछ ना कुछ एम लेकर आते हैं, मैथ के लिए भी जाते हैं तो वो भी उनका भी कुछ एम होता है। लेकिन बायोलॉजी जो लेता है उसका मुख्य एम होता है डॉक्टर बनना, और डॉक्टर बनने के लिए क्लास 10th की परसेंटेज मायने नहीं रखती। आपका जितना भी है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। जो टॉप किए, जो अच्छे नंबर लाए, जो 90%, 85% लाए, उनको बहुत बहुत बधाई है। वो उन्होंने मेहनत किया है। जिनका खराब नंबर नहीं कह सकते हैं, जिनका कम नंबर आया है 60%, 65%, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डॉक्टर बनने के लिए क्लास 10th के परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं है, ना तो 12th की परसेंट की जरूरत पड़ती। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ मेहनत की। तो हम लोग की जो क्लास 12th के बाद जो नीट का पेपर लोग देते हैं उसमें क्लास 11th और क्लास 12th के बायोलॉजी आती है, फिजिक्स आती है और केमिस्ट्री आती है। तो हम लोग क्लास 11th और 12th की, अभी तो आप लोग 11th में हैं, तो क्लास 11th की बायोलॉजी को प्रॉपर शुरू से लेके लास्ट तक टोटल नीट का क्वेश्चन कराते हुए एक एक कॉन्सेप्ट समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी नीट की तैयारी यहीं से शुरू है। ठीक है। कोई दिक्कत? मेरा नाम है आकाश। मेरी जो डिग्री है वो है एमएससी जूलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी। ठीक है। इस लास्ट बार है इस बार। तो आपको हम प्रॉपर जो चीजें कराएंगे वो समझ जाइएगा कि एक भी क्वेश्चन ना तो बोर्ड से बाहर आने वाला है, ना तो सीयूईटी से बाहर आने वाला है, और ना ही आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आने वाला है बाहर। और खासकर नीट वाले ध्यान दें, उनको तो एकदम आज से, जब से ये वीडियो जा रहा है, आज से ही ये पहला लेक्चर है, तो एकदम लग जाएं सिर्फ और सिर्फ 2 साल। ये 2 साल आप अगर मेहनत से कर लिए तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। आगे की हम लोग बात करेंगे कि कक्षा 10 में जो बायोलॉजी हम लोग पढ़े थे उसका रिलेशन आपको 11th में उतना नहीं मिलेगा। ठीक है। मेंडल जेनेटिक्स, ये सब सारी चीजें 12th में आपको मिलेंगी। लेकिन क्लास 9th में जो आप लोग पढ़े हैं उससे कुछ ना कुछ रिलेशन आपको मिलेगा 11th में, और बहुत ब्रॉड मिलेगा। ठीक है। तो 9th की बायोलॉजी बच्चा है और 11th की बायोलॉजी समझ लीजिए दादा है। ठीक है। दादा नहीं कह सकते, मतलब कि उससे बहुत बड़ी है। अगर आपको प्रॉपर एक एक लाइन समझकर एनसीईआरटी करते हुए चलना है तो ध्यान रखिएगा कोई चीज कठिन नहीं होता है। एकदम बायोलॉजी आपको एकदम जबान पे रटवा देने की गारंटी मेरी। कहेंगे कैसे? पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा जैसे। ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ। और प्रॉपर आप लोग को डायग्राम बनाना सिखाएंगे। हर एक डायग्राम को हम लोग खुद से बनाएंगे। खुद से बनाने के बाद जो आपको दिखाना होगा एक्स्ट्रा वो भी हम लाएंगे, यहां पे ऐड करेंगे। और आप लोग डायग्राम जरूर बनाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। अगर कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है तो उसको धीरे धीरे चीजें आ जाती हैं। तो बायोलॉजी वालों, खासकर आप लोग जितने लोग 10 के बाद बायोलॉजी लिए हैं, जब हम डायग्राम बनाएंगे आप भी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। लड़कियां तो इसमें आगे होती हैं। लड़कियां मेहंदी लगाने में बहुत आगे होती हैं। मेहंदी लगा कदा
तो एकदम फर्स्ट क्लास रच रच के मेहंदी लगाएंगी। और फिगर बनाने के लिए कह दो तो बायोलॉजी में तो अरे इतना कठिन फिगर कैसे आएगा, वैसे बनाती भी हैं, लेकिन लड़कों के लिए खास है कि लड़के अपनी हैंड राइटिंग सुधारें और अपनी ड्राइंग सुधारें, क्योंकि बोर्ड में नंबर लाने के लिए सबसे मुख्य जो चीजें हैं वो है आपकी हैंड राइटिंग, आपकी ड्राइंग। आप आर्टिस्ट कैसे हैं, आप कैसे बना ले रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, नंबर मैटर करता है बोर्ड में ये। और नीट में और सीयूईटी में मैटर करता है आप कितना पढ़े हैं, आप कितनी बार अभ्यास किए हैं। चांदनी चौक टू चाइना एक पिक्चर देखे होंगे, उसमें अक्षय कुमार को वो कई सारे स्टेप सिखाता है, लेकिन उसमें वो परफेक्ट नहीं होता है। पर एक स्टेप ऐसा होता है जिसमें वो परफेक्ट होता है, वो कम से कम 10,000 बार 1,00,000 बार उस स्टेप किया है, उस स्टेप में उसको कोई नहीं हरा पाता। ठीक है, बाकी स्टेप में आपको हरा दिया जाता। तो आप लोग अगर बार बार एक ही चीज को अभ्यास करेंगे, रटते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, रटते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो एक समय बाद आपको भी उसमें महारत हासिल हो जाएगी। आप जबान पे अपने तुरंत क्वेश्चन आते ही उसको कर देंगे, ये समझ लीजिए। तो जो क्लास 11th है और क्लास 12th है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। जीवन का इंटरमीडिएट मतलब एक तरीके से समझ लीजिए यही आधार है। 10 तक तो खाली 10 का रिजल्ट समझ लीजिए कि आपका यूज होता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसी पे डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, बस उसका और कहीं यूज नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बदलना है, कुछ चेक करना है, 10 का रिजल्ट लाओ। 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं देखने को मिलता है। तो 10 की रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए है और उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर जो 90% लाए तो कहेंगे कि काहे वैल्यू नहीं है, हम तो 90% लाए। तो वैल्यू है, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको आगे पढ़ने में जुनून आएगा। तो इसलिए नंबर आते हैं तो लोगों के अंदर जुनून आता है। ठीक है, तो जुनून के लिए आप लोग नंबर लाइए। ठीक, जुनून रहेगा तो आप पढ़ने मन लगेगा। नंबर कम आएगा तो जुनून धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको भी अब से उस पिछली चीजों को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो क्लास 12th की जो बायोलॉजी है वो क्लास 11th के मुकाबले बहुत इजी है, ये भी हम बता दे रहे हैं। अगर क्लास 11th की बायोलॉजी को 12th में कर दिया जाए, 12th को 11 में कर दिया जाए, तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो फेल होने लगेंगे, क्योंकि 11th की बायोलॉजी लेंथी है, बड़ा भी है, ज्यादा चैप्टर्स हैं, और 12th की बायोलॉजी में कम चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो जो क्लास 11 का पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सजीव जगत, लिविंग वर्ड। सजीव जगत, लिविंग वर्ड। कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठिए, पेंसिल भी लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो डायग्राम हम बनाएंगे वो डायग्राम आपको आना चाहिए, और आपको प्रॉपर वो डायग्राम बनाने के लिए हम समय भी देंगे। हम हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आप बनाएंगे। ठीक है, और प्रॉपर हम नीट के सारे क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर 5 साल के। ठीक, तो बोर्ड के लिए और नीट के लिए, सीयूईटी के लिए एकदम आप लोग कंसिस्टेंसी होकर 2 साल लग जाइए, सिर्फ और सिर्फ 2 साल आप डॉक्टर बन जाएंगे। या तो आप नहीं भी बनेंगे तो आपको इतनी नॉलेज होगा कि आप कुछ और बन जाएंगे, लेकिन बन जाएंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे जीवन में। ये याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं? अभी आप लोग बच्चे हैं, क्लास 10th पास आउट किए हैं, बुद्धि नहीं होता है, भटकते हैं ज्यादा, तो भटकना नहीं है, एक गोल बनाइए जीवन में। एक गोल जरूर बनाइए। आपका गोल होना चाहिए कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है। आपका गोल है नहीं, तो पहले एक गोल बनाइए। अगर गोल है डॉक्टर बनने का, लग जाइए 2 साल तक डॉक्टर आराम से बन जाइए, बाकायदे कुर्सी बैठ के मरीजों को देखिए, देश की सेवा करिए, नाम होगा, पैसा भी आएगा। ठीक है, डॉक्टर कहते हैं ना बहुत पैसा कमाते हैं, तो पैसा कमाते हैं, रियलिटी में कमाते हैं, क्योंकि इतना मेहनत किए हैं वो। ठीक, और क्लास 10th के बच्चे, 11 12th के बच्चों में जुनून होता है कि हमको डॉक्टर बनना है, आईआईटी क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जुनून आप अपने अंदर लाइए, जो बच्चे पढ़ने वाले। बेसिकली अगर हम यहाँ पे आज क्लास शुरू कर रहे हैं, अगर इसको 100 बच्चे आज मान के चलिए देख रहे हैं, तो लास्ट तक सिर्फ 10 बच्चे बचेंगे, 5 बच्चे बचेंगे जो पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे। ये भी गारंटी है, ये गारंटी है निश्चित। 100 बच्चे आज पहला लेक्चर देख रहे हैं तो 10 बच्चे तक ही कंप्लीट होगा, वो भी उसमें से 5 बच्चे कंप्लीट। 95 धीरे 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 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आते आते सब क्विक करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। तो कंपटीशन यही है, कंपटीशन। कंपटीशन लोगों को समय मांगता है, और समय लोग दे नहीं पाते हैं, और समय नहीं दे पाते हैं तो छट जाते हैं, तो छट जाते हैं तो घबरा जाता है मैटर। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 है हमारा लिविंग वर्ड। आप लोग कहेंगे कि क्या बतिया रहे हैं, पहला क्लास है ना, थोड़ा सा आप लोग को समझाना जरूरी है।
कि आप लोग को अब से एकदम लग जाना है 2 साल। जो 10 तक हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा नंबर आया उसके लिए बहुत बहुत बधाई, कम नंबर आया कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों लोग मेहनत करके डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि 10 का सिलेबस बहुत छोटे हैं। अब आप समुद्र में कूदने जा रहे हैं, अब आप गहराइयों को देखेंगे, बायोलॉजी को। अभी तो आप बायोलॉजी में क्या पढ़े हैं? आहार नाल पढ़े हैं, हृदय पढ़े हैं, किडनी पढ़े हैं, ठीक है, मेंडल के 3 नियम पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं आप? अभी जब जाएंगे क्लास 12 की जेनेटिक्स में, तब आपको समझ में आएगा कि मेंडल के नियम के अपवाद भी हैं। आए मेंडल के नियम तो कह रहे थे सही है, तो वहां गलत हो जाएगा। हाँ, गलत हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। अब आप समुद्र की गहराइयों में जा रहे हैं। अभी आप स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, अब आ रहे हैं आप असली नदी में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 11th बायोलॉजी, यूपी बोर्ड 25-26 2025-26। ध्यान दीजिए। तो बेसिकली हमारा टारगेट सिर्फ यूपी बोर्ड नहीं है, हमारा टारगेट है आपको सिलेक्शन दिलाना। हमारा टारगेट है आपको उस, एक खान सर का इंटरव्यू देखे होंगे, वो कहते हैं कि सर आप कहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं? तो वो कह रहे हैं अरे हम नॉर्मल कॉलेज से किए हैं, हमारा बहुत बड़ा हाई यूनिवर्सिटीज नहीं किए हैं। तो कहें कि तब आपके बच्चे तो बहुत ऊपर चले गए, बहुत ऊपर पोस्ट पे चले गए। तो कह रहे हैं शिक्षक और सड़क दोनों उसी जगह रहते हैं, वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, वो सिर्फ मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो हम लोग का काम है मंजिल तक पहुंचाना, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर कराना, जो कि हमारी जिम्मेदारी है, जो कि आपके लिए कंपटीशन या बोर्ड में बाधक न हो कोई क्वेश्चन ऐसा जो बाहर से आए। ठीक है, बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर बनते हैं हर एक चीज का। चले आगे देखिए इधर। तो चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ड, सजीव जगत। सजीव जगत बहुत बड़ा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में। अभी आप लोग को सिर्फ बैठना सिखाएंगे कि आप लोग 15-20 मिनट बैठ जाइए क्लास में। जब आप 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट बैठना शुरू करेंगे, 1 महीना बाद जब बैठने की आदत हो जाएगा ना, तब आपको 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का, 4-4 घंटे का, 5-5 घंटे का लेक्चर लाइव बैठ कर देखने में मजा आएगा, क्योंकि आपको बैठने की आदत लग गया है। ठीक है, एक व्यक्ति को दौड़ा दीजिए अभी, वो जाते 100-150 मीटर बाद थक जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर रोज दौड़ रहा है, रोज दौड़ रहा है, रोज दौड़ रहा है, वो 5 किलोमीटर दौड़ जाएगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो प्रैक्टिस, आदत, इसी कहते हैं आदत। तो आप लोग का आदत, बहुत लोग का ऐसे भी होगा कि मोबाइल में चैट कर रहे हैं, 5-5 घंटा चैट कर जा रहे हैं। आदत है ना। और लोग जो चैट नहीं करते उनको दीजिए, 2 मिनट बाद क्या है, रख फोन। तो आदत सबसे बड़ी चीज है। आप लोग को अभी बैठने का आदत होना चाहिए। तो 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट सिर्फ बैठाएंगे आपको, फिर छोड़ देंगे, फिर अगले दिन आएंगे, फिर आधी घंटा पढ़ा के छोड़ देंगे। तो 1 महीने 1.5 महीने बाद आपको रियलाइज होगा कि नहीं, हम तो रोज सीखने लगे। तब आपके स्टेमिना बढ़ाने के लिए समय बढ़ा देंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 12-12 घंटा लोग पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? बैठने का पहले आदत बनाते हैं, पहले एक वो स्टेमिना होती है, ठीक है, पढ़ाने की स्टेमिना होती है। हम सुबह से 7 बजे, 6:30 बजे से पढ़ाना शुरू करते हैं, रात के 9-9:30 बजे तक, 10 बज जाता है कभी कभी। आदमी की ड्यूटी होती है 8 घंटा, हम लोग 16 घंटा की ड्यूटी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऑफलाइन मेरा कम से कम 11 या 12 क्लासेस होंगे 11th-12th के सर। 9th-10th में वैसे हम जाते भी नहीं, अगर उसमें भी जाना होता तो कितना हो जाता, गबड़ा जाता मैटर। फिर ऑनलाइन आना है, आप लोग को पढ़ाना। तो स्टेमिना हो गया है। शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे 4 घंटे बाद मर जाएंगे, लेकिन अब स्टेमिना है ना, तो स्टेमिना धीरे धीरे बन जाएगा आप लोग का भी, ये गारंटी हमारी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा बेसिक क्या है कि हम लोग को डॉक्टर बनना है, हम लोग को उसके लिए बायोलॉजी पढ़ना है, कोर से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा। चैप्टर 1 है हमारा द लिविंग वर्ड। चैप्टर 1 क्या है? द लिविंग वर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सजीव जगत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सजीव जगत। चलिए इधर देखिए, तो आपको एक फोटो दिख रहा होगा। सजीव जगत क्या है? पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनकी एक जगत है। वैसे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर 2 में 5 जगत सिद्धांत आर्यभट्ट विटेकर, कक्षा 9 में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि 5 जगत सिद्धांत आर्यभट्ट विटेकर ने दिया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा में सभी बैक्टीरिया को रखा गया है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को रखा गया है, कवक में कवक को रखा गया है, प्लांट में सभी पादपों को रखा गया है, एनिमेलिया में सभी जंतुओं को रखा गया है। तो ये जगत है। इन जगत को मिला दिया जाए तो हो जाएगा सजीव जगत।
ना, यानी इस धरती पर जितने भी सजीव हैं, इस धरती पर जितने भी सजीव हैं वो सब एक जगत में है। यही क्या है? सजीव जगत। कहेंगे ये क्या है? सजीव जगत। सजीव जगत का मतलब क्या है? ये सब देख लीजिए आप, पूरे पूरे लिविंग थिंग्स है। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में एक एक पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोग, फोटो बकायदे बना हुआ है। भविष्य में हो सकता है, भविष्य मतलब कि एक आध हफ्ता या 2 हफ्ते बाद हम लोग 3D डायग्राम इस पे दिखाएंगे। शेर चल रहा है, कुत्ता चल रहा है, ठीक। चलिए इधर, हाँ, सबसे पहले समझेंगे हम लोग सजीव क्या है। सजीव क्या है? सजीव मतलब समझ रहे हैं? लिविंग। सजीव है क्या? सजीव है क्या? अरे यार चलो, सजीव है क्या? तो सजीव के लिए आप लोग को परिभाषाएं बताई जाती हैं। कुछ सब लोग बताते हैं ना, बच्चे, टीचर्स भी बताते हैं कि जो गति कर रहा है, जो खाना खा रहा है, जो सांस ले रहा है, जो देख रहा है, जो दौड़ रहा है, सब सजीव है ना। तो ये तो ठीक है कक्षा 9-10 के लिए कि चलो सजीव है ये, जो गति कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसमें सजीवों की जो वृद्धि कर रहा है, जो जनन कर रहा है, वो सब सजीव है। लेकिन क्या कक्षा 11 के लिए, क्या आपके नीट के लिए क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, ठीक है। 10 तक के लिए सही है कि हाँ ये सब चीजें सजीव है। लेकिन जैसे ही आप यहां पर आएंगे, आप लोगों को वैज्ञानिक तरीकों से पढ़ना पड़ेगा कि आखिर सजीव है क्या, आखिर लिविंग थिंग्स है क्या। तो कहेंगे कि क्या, तो यानी हम गलत पढ़ लिए क्या कि गति कर रहे हैं वो सजीव नहीं है। लेकिन समझिए कि बात हम क्या कहना चाहते हैं, समझिए। तो सजीव क्या है, हम डायरेक्ट परिभाषा नहीं लिखे हैं, चाहते तो लिख देते परिभाषा, लेकिन नहीं लिखे हैं। पहले सजीव के बारे में बताएंगे, फिर उसको पूरी पार्ट्स को पढ़ेंगे, तब सजीव की परिभाषा बनेगा आपका। उस 4 लाइन को पढ़ने के लिए हमको 2-3 दिन पढ़ना पड़ेगा, तब आप असली कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कि बस लिखवा दिए, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बस लिख लिए चलो हो गया सजीव है, नहीं। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसके आगे बढ़ना है। इधर देखिए, तो सजीव या जीवन को परिभाषित करना कठिन है। हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि सजीव कि ये है, ये वो है। पहले उसको साइंटिफिक रीजन खोजिए, साइंटिफिक तरीका खोजिए कि ना कि यही सजीव है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर देखिए, तो जीवन को परिभाषित करना कठिन है, परंतु जीवों में कुछ सुस्पष्ट अभिलक्षण पाए जाते हैं, कुछ ऐसे स्पष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो सजीवों को निर्जीव पदार्थों से पृथक करते हैं। अब देखिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा आप लोग कि ऐसे लक्षण, दौड़ना हमारा लक्षण है, खाना हमारा लक्षण है, सांस लेना, जनन करना हमारा सब लक्षण है, लेकिन ऐसे लक्षण जो निर्जीवों में न पाए जाएं, याद रखिएगा, ऐसे लक्षण, ऐसे कैरेक्टर which not found in non-living things, only found in living things। तो ऐसे लक्षण जो केवल सजीवों में पाए जाएं, निर्जीवों में न पाए जाएं, वही लक्षण सजीवों को परिभाषित करने वाली होती है, वही लक्षण सजीवों को परिभाषित करने वाली विशेषता होती है। बाकी ऐसे कोई लक्षण जो निर्जीवों में भी होते हैं, जैसे कार है ना, कार दौड़ रहा है, दौड़ गति कर रहा है, हम भी गति कर रहे हैं, तो क्या गति करना सजीवों का लक्षण है? नहीं, ये दोनों का लक्षण हो गया। तो ये सजीवों को परिभाषित करने वाली विशेषता है ही नहीं। तो सजीवों को परिभाषित करने वाली विशेषता वही होगी जो केवल और केवल सभी सजीवों में होगा, किसी निर्जीव में नहीं होगा। याद रहेगा? हाँ, तो ऐसे लक्षण जो सभी सजीवों में पाए जाए, निर्जीवों में न पाए जाए, वही लक्षण सजीवों को परिभाषित करती है, उसी लक्षण से सजीव की परिभाषा बनेगी, ठीक है। तो अगर हम कहें, एक यहां पे एक और अपवाद है कि क्या जनन है, ये जनन, अगर हम कहें जनन निर्जीव करते हैं तो आप कहेंगे नहीं करते हैं, ठीक है, कोई निर्जीव नहीं करता। जनन क्या सभी सजीव करते हैं? तो कहेंगे हाँ सभी सजीव, लेकिन नहीं, सभी सजीव भी जनन नहीं करते हैं। अब कोई इनफर्टाइल कपल है जिसका शादी ब्याह हुआ है, वो जनन नहीं कर पा रहा है, उसके संतान नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं, तो क्या वो निर्जीव है? खच्चर जो घोड़े और गधे के क्रॉस से बने हैं, खच्चर कभी निषेचन ही नहीं करते, कभी जनन ही नहीं करते, तो क्या वो सजीव नहीं है? वो सजीव है। तो ऐसे भी लक्षण हैं जो सभी सजीवों में नहीं पाए जा रहे हैं, निर्जीवों में तो नहीं पाए जा रहे, ये तो मान लिया कि निर्जीवों में नहीं है, लेकिन वो लक्षण सभी सजीवों में भी नहीं है। तो ऐसा लक्षण जो सभी सजीवों में भी नहीं है, वो लक्षण भी सजीव को परिभाषित करता नहीं है, वो लक्षण भी सजीव को परिभाषित नहीं करता। याद रखिएगा
कि ऐसे लक्षण जो एक भी निर्जीव में न पाया जाए लेकिन सभी सजीवों में पाया जाए, हर एक सजीव में पाया जाए, वही लक्षण आपका सजीव को परिभाषित करता है। उसी लक्षण से सजीव की परिभाषा बनेगा, आगे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए इधर देखिए। तो सजीवों को कुछ लक्षणों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कि सजीव को परिभाषित करना कठिन है, ऐसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ सुस्पष्ट अभी लक्षण पाए जाते हैं, कुछ लक्षण पाए जाते हैं जो सजीवों को निर्जीव पदार्थों से पृथक करते हैं। अब वो क्या लक्षण है वही हमको पढ़ना है। ठीक है, जब एक बार ये पूरा पढ़ लेंगे तो आपको सजीव की परिभाषा एकदम सटीक वैज्ञानिक तरीके से पता हो जाएगी, फिर आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो याद रखिए, इधर देखिए क्या है वो लक्षण। पहला क्या है? वृद्धि। क्या सजीवों में वृद्धि होता है? हाँ होता है। चलिए आगे चलते हैं। जनन। क्या सजीवों में जनन होता है? हाँ होता है। उपापचय। उपापचय का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कुछ न कुछ शरीर में टूटता है और कुछ न कुछ शरीर में बनता है। जो टूटता है उसे कैटाबॉलिज्म अपचय कहते हैं, जो बनता है उसे एनाबॉलिज्म उपचय कहते हैं। तो शरीर में कुछ न कुछ टूटता और बनता रहता है जिसे हम लोग मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहते हैं। तो क्या उपापचय होता है सजीवों में? हाँ होता है। संवेदनशीलता है। क्या कॉन्शियसनेस है? हम लोग संवेदनशील है कि नहीं? क्या कुत्ता बिल्ली संवेदनशील नहीं है? बुलाएंगे या उसको मारेंगे तो उसको पता चलेगा कि नहीं? चलेगा ना। तो क्या संवेदनशीलता है सजीवों में? हाँ होता है। कोशिका संरचना। क्या सभी सजीव कोशिका के नहीं बने हैं? हाँ, तो कोशिका संरचना भी है। ठीक। गति। क्या सजीव गति नहीं करते हैं? करते हैं। तो ये सब क्या सजीवों के लक्षण हैं? हाँ, सजीवों के लक्षण तो हैं। ये तो हम कह दिए कि हाँ ये सब सजीवों के लक्षण हैं। आप लोग यही बताते हैं 10 तक 9 तक कि जो वृद्धि करता है, जनन करता है, उपापचय करता है, जिसके अंदर संवेदनशीलता होती है, जो गति करता है, वही सजीव कहलाता है। लेकिन एक्चुअल में परिभाषा नहीं है। अभी बताए हैं कि ये सभी लक्षण हैं जो सजीवों में तो होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण इसमें ऐसे भी हैं जो निर्जीवों में भी होते हैं। तो ऐसे लक्षण जो निर्जीवों में होते हैं वो सजीव को परिभाषित नहीं करेंगे। यहीं से तो नीट का क्वेश्चन आता है और इसी पे से तो हम लोग कम से कम 8-10 क्वेश्चन करेंगे। इसी पार्ट से एक लाइन से इतना क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं आता है। 1-2 क्वेश्चन आते हैं नीट में इस चैप्टर से। ठीक है, इधर देखिए। तो सबसे पहले क्या है आपका? वृद्धि। सबसे पहले क्या है? वृद्धि। क्या वृद्धि जो है वो केवल और केवल सजीव में पाया जाता है? तो आप कहेंगे क्या है? पहाड़ की ऊंचाई भी तो बढ़ रहे हैं, बर्फ जम रहा है तो पहाड़ की ऊंचाई भी बढ़ रहा है, कूड़ा करकट भी बढ़ रहे हैं, तो वृद्धि तो निर्जीवों में भी हो रही है और वृद्धि सजीवों में भी हो रही है। तो ऐसे लक्षण जो केवल सजीवों में होना चाहिए, निर्जीवों में नहीं होना चाहिए, वही सजीव को परिभाषित करती है। ठीक है, तो क्या वृद्धि है सजीवों को परिभाषित करने वाली विशेषता? नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जनन है, अभी आपको बताया है, ये भी है कि नहीं है, आगे पढ़ेंगे। उपापचय सजीवों के लक्षण है, लक्षण तो है, लेकिन क्या परिभाषित करती है? क्या इससे परिभाषा बन सकता है कि नहीं? आगे पढ़ेंगे। संवेदनशीलता आगे पढ़ेंगे। तो सारे टॉपिक्स को बारीक से हर एक क्वेश्चन करते हुए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सजीव को परिभाषित करना कठिन है, लेकिन कुछ लक्षणों के आधार पे हम लोग सजीव को परिभाषित कर सकते हैं। और वो लक्षण क्या क्या है, क्या परिभाषित करती है, क्या नहीं करती, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग को मजा आया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अभी आप लोग नए नए आए हैं क्लास 10th से, आप लोग के अंदर जुनून होगा, तो जिसके अंदर बहुत ज्यादा जुनून है कि नहीं हमको डॉक्टर बनना ही बनना है 2 साल में, वो एकदम लग जाए और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, आप वीडियो शेयर करेंगे तो वीडियो भी बढ़ेगा, आपका पुण्य करेंगे, हम लोग का भी अपना भी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।